Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. The prerequisites for this course are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. We've discussed all these topics so far, and in this lecture we'll be discussing plastic analysis. Plastic analysis समझने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्लियरली समझ आया होना चाहिए. अगर हम देखें तो पॉइंट C डैश इज द अपर यील्ड पॉइंट. तो इस पॉइंट के बियॉन्ड जो है प्लास्टिक बिहेवियर शुरू हो जाता है और इसी प्लास्टिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? प्लास्टिक एनालिसिस. Steel possesses ductility because of which it is able to absorb large deformations beyond the elastic limit without fracture. अब इलास्टिक लिमिट आती है पॉइंट बी पे. पॉइंट बी के बाद जितना भी पोर्शन है वहां पे स्टील क्या करता है, क्योंकि स्टील डक्टाइल है तो वो लार्ज डिफॉर्मेशंस को अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको हैंडल कर लेता है बिना फ्रैक्चर किए, बिना क्रैक किए. तो ये डक्टिलिटी की वजह से स्टील एग्जिबिट कर पाता है. ड्यूरिंग यील्डिंग पोर्शन है सी डैश से डी तक. तो अगर हम देखें तो सी डैश से डी तक स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है पर स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है और इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेस. और इस रीजन को क्या बोला जा रहा है? यील्डिंग. तो ड्यूरिंग यील्डिंग the steel deforms under a constant stress Fy called the yield stress. अब स्टील जो है वो डिफॉर्म कर रहा है पर स्ट्रेस क्या रह रहा है? स्ट्रेस कांस्टेंट रह रहा है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे प्लास्टिक एनालिसिस के लिए. In plastic analysis and design, the behavior of members beyond the yield stress Fy, that is in the inelastic range, are considered. अब यहाँ पे प्लास्टिक एनालिसिस और डिजाइन के लिए हम बात कर रहे हैं सारा प्लास्टिक रेंज की बात हो रही है और प्लास्टिक रेंज को हम क्या बोल सकते हैं? जो इलास्टिक नहीं है या सिंपली इन इलास्टिक रेंज. तो प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक एनालिसिस सारी इन इलास्टिक रेंज बियॉन्ड पॉइंट बी जो भी एग्जिबिट कर रहा है स्टील, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इन इलास्टिक रेंज. The term plastic is used because at failure parts of the members will be subjected to very large strains large enough to fall in the plastic range. अब हम प्लास्टिक वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? प्लास्टिक वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि फेलियर के समय जो स्टील है वो बहुत लार्ज स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करेगा और ये सारी डिफॉर्मेशन किस रेंज में फॉल करेगी? प्लास्टिक रेंज में फॉल करेगी. इसीलिए जो एनालिसिस है उसका नाम भी क्या है? प्लास्टिक एनालिसिस. क्योंकि हम यहाँ पे स्टील का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक रेंज में बियॉन्ड पॉइंट बी. When the entire cross section becomes plastic, infinite rotations take place and the plastic hinges formed. अगर मैं briefly आपको यहाँ समझाऊं कि जब जो पूरा क्रॉस सेक्शन है, जो भी आपका मेंबर आप यूज कर रहे हैं, बीम या कोई भी फ्लेक्सुरल मेंबर जो हम यूज कर रहे हैं, जब वो पूरा का पूरा सेक्शन क्या एक्सपीरियंस करता है? प्लास्टिक रेंज में चला जाता है तो बहुत ज्यादा रोटेशंस होती हैं. रोटेशंस क्यों हो रही है? क्योंकि स्ट्रेन का यहाँ पे डिफॉर्मेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? रोटेशंस के फॉर्म में. वो क्यों रोटेट करता है? क्योंकि एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर चुका होता है. जब बहुत सारे प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हो जाते हैं तो मेंबर क्या करता है? मेंबर कोलैप्स कर जाता है. ये जो पॉइंट्स हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे इस लेक्चर में आगे बढ़ते जाते हैं. Aim of plastic analysis is to calculate the collapse load of a structure at failure. तो जो कोलैप्स लोड, जब फेलियर हमने बोल दिया कि अभी इस मेंबर का फेलियर हो चुका है तो उस टाइम पे लोड कितना था ये कैलकुलेट करने का एम है प्लास्टिक एनालिसिस का. अब हम फेलियर किसको बोलते हैं? फेलियर बोलते हैं या तो टोटल कोलैप्स को कि मेंबर पूरा टूट के नीचे गिर गया, या फिर उसने बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस कर ली, बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेन एक्सपीरियंस कर लिया, तो उस केस को भी हम क्या बोलेंगे? कोलैप्स बोलेंगे. सो अब ये प्लास्टिक एनालिसिस जो है हम 4 स्टेजेस में पढ़ते हैं. मान लेते हैं कि जो हमारा फ्लेक्सुरल मेंबर है वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सिर्फ समझने के लिए. अब हम देखते हैं स्टेज 1 कैसे वो एग्जिबिट करता है. तो स्टेज 1 में हमें पता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है.
ये इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो इलास्टिक बिहेवियर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप बीम पे लोड डालते रहेंगे वैसे वैसे जो एक्सट्रीम फाइबर है उस पे स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। स्ट्रेन बढ़ता रहेगा, एक्सट्रीम फाइबर मतलब ये वाले जो फाइबर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू कहाँ पे, एक्सट्रीम फाइबर पे है। और न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल टू 0। अब क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है और अभी हम इलास्टिक रेंज में ही है, तो यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेन है एक्सट्रीम फाइबर पे तो स्ट्रेस भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बट एक चीज हमें ध्यान देनी है कि ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेस अभी यील्ड स्ट्रेन और यील्ड स्ट्रेस के इक्वल नहीं हुआ है। तो मतलब अभी जो हमारा बिहेवियर है वो इस रीजन में, ओ बी रीजन में ही फॉल कर रहा है, इलास्टिक रीजन में ही फॉल कर रहा है। जैसे ही आपने लोड थोड़ा और बढ़ाया तो क्या हो रहा है कि जो स्ट्रेन है एक्सट्रीम फाइबर में वो स्ट्रेन यील्ड स्ट्रेन के इक्वल हो गया है। और वैसे ही स्ट्रेस भी किसके इक्वल हो गया है, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल हो गया है। मतलब ये जो पॉइंट है, ये स्टेज किसको एक्सप्रेस कर रही है, ये इस स्टेज को एक्सप्रेस कर रही है, यील्ड पॉइंट को एक्सप्रेस कर रही है कि एक्सट्रीम फाइबर कहाँ पहुंच गया है, यील्ड पे पहुंच गया है स्टेज 2 में। अभी भी हम क्या करते रहे, स्ट्रेस को बढ़ाते रहे। जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते जा रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेन था वो कहीं नीचे जैसे रह गया और एक्सट्रीम फाइबर में जो स्ट्रेन है वो यील्ड स्ट्रेन से भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो अपसाइलम 3 जो स्ट्रेन थर्ड स्टेज में है एक्सट्रीम फाइबर पे वो यील्ड स्ट्रेन से भी क्या है, ज्यादा है। पर यहाँ पे हम कौन सी रेंज में एंटर कर चुके हैं, प्लास्टिक रेंज में एंटर कर चुके हैं। प्लास्टिक रेंज में एंटर करने का मतलब है कि अब स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा। स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगा पर स्ट्रेन क्या करता रहेगा, स्ट्रेन इंक्रीज करता रहेगा। स्ट्रेस कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सट्रीम फाइबर तो एफ वाई पे पहले ही पहुंच गया था, यहीं पे पहुंच गया था। पर अब बाकी के जो फाइबर है टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस ये भी किस स्ट्रेस पे पहुंच जाएंगे, एफ वाई पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले फाइबर्स जो हैं ये प्लास्टिक रेंज में है और इसके नीचे के जो फाइबर्स हैं, ये वाले जो फाइबर्स हैं ये किस रेंज में है, इलास्टिक रेंज में है। तो अभी भी पूरी तरह प्लास्टिक रेंज फॉर्म नहीं हुई है पूरे क्रॉस सेक्शन में। पर स्ट्रेस क्या हो गया है, इन फाइबर्स में इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस हो गया है। और स्ट्रेन तो एक्सट्रीम फाइबर में यील्ड स्ट्रेन से भी ज्यादा हो गया है। अब स्टेज 4 पे आ जाते हैं। स्टेज 4 पे जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और जो हमारे पास वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, यील्ड स्ट्रेन से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि एक्सट्रीम डिफॉर्मेशंस अकर कर चुकी हैं। और ये क्यों अकर कर चुकी है, क्योंकि सारा का सारा जो क्रॉस सेक्शन है अब उसका स्ट्रेस कितना हो गया है, इक्वल टू एफ वाई। मतलब सारे के सारे क्रॉस सेक्शंस में स्ट्रेस कितना पहुंच गया है, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जो हम बोलते हैं कि क्या फॉर्म हो चुका है, प्लास्टिक हिंज। इस स्टेज पे हम बोलेंगे कि क्या फॉर्म हो गया है, प्लास्टिक हिंज। सो लेट्स स्टडी ऑल दी स्टेजेस वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। अब जब हम प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे ऐसे पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर हम कोई सिंपल बीम की बात करें तो वो होता है मिड स्पैन पे। तो जो भी हमने ये क्रॉस सेक्शंस पीछे देखे तो ये सबसे पहले कहाँ फॉर्म करेंगे, ऐसी लोकेशन पे जहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक सिंपली सपोर्टेड बीम में कहाँ एक्ट करता है, मिड स्पैन पे। तो हम वही मिड स्पैन पे पढ़ रहे हैं। सो एट मिड स्पैन द बीम एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हेंस द आउटरमोस्ट फाइबर एट मिड स्पैन हैज मैक्सिमम स्ट्रेस। इसीलिए मिड स्पैन पे जो आउटरमोस्ट फाइबर है उसका स्ट्रेस क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे हम इन फिगर्स में उसको देख सकते हैं। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये तो हमें पता ही है
कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अभी हम कौन सी रेंज में है, इलास्टिक रेंज में है। द मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आकर करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेन आउटरमोस्ट फाइबर में, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, जो स्ट्रेन है वो अभी यील्ड स्ट्रेन से छोटा है, इट इज लेसर देन द यील्ड स्ट्रेन एप्सिलॉन y। मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक्सट्रीम फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस एक्ट कर रहा है F1, वो भी क्या है, यील्ड स्ट्रेस से कम है। तो अभी यील्ड स्ट्रेस पहुंचे ही नहीं है, हम इलास्टिक रीजन में है, और इसलिए क्या बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स कैसा है इसका, लीनियरली इलास्टिक। तो स्टेज 1 तो कैसी स्टेज है, इलास्टिक स्टेज है। अब क्या हुआ, हमने लोड इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हम लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो अब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। द लोड ऑन द बीम इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। लोड बढ़ा तो जो आउटर मोस्ट फाइबर है उस पे स्ट्रेन भी क्या हो गया, स्ट्रेन भी बढ़ गया। जैसे स्ट्रेन बढ़ा तो स्ट्रेन इतना बढ़ गया कि वो किसके इक्वल हो गया, यील्ड स्ट्रेन के इक्वल हो गया। तो स्टेज 2 में जो एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन है एप्सिलॉन 2, वो किसके इक्वल हो जाता है, यील्ड स्ट्रेन के इक्वल हो जाता है। वैसे ही जो एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस है वो भी कितना हो जाता है, इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेन बढ़ रहा है तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। अभी हम जस्ट पहुंचे ही हैं यील्ड पॉइंट पे। द मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेज इज यील्ड मोमेंट। अब यहाँ पे जो मोमेंट हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये मेंबर जो मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोला जाता है यील्ड मोमेंट। और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, Fy मतलब यील्ड स्ट्रेस इनटू इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। Ze क्या है आपका, इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। तो इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यील्ड मोमेंट। अब क्या है, द बीम एक्सेप्ट द एक्सट्रीम फाइबर्स एट मिड स्पैन इज स्टिल स्ट्रेस्ड इन इलास्टिक रेंज। अब जो एक्सट्रीम फाइबर्स हैं, जो ये वाले एक्सट्रीम फाइबर्स हैं, यहाँ पे तो स्ट्रेस कितना पहुंच गया है, यील्ड स्ट्रेस के इक्वल पहुंच गया है। तो ये तो प्लास्टिक रेंज में एंटर कर गए हैं। पर जो बीच का स्टेजेस हैं, बीच की जो फाइबर्स हैं, वो अभी भी किस रेंज में है, इलास्टिक रेंज में है। क्योंकि यहाँ पे तो तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि प्लास्टिक में एंटर कर गया है जब तक F जो है वो Fy के इक्वल नहीं हो जाता। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि F जो है वो लेस देन Fy है किसी भी फाइबर में एक्सेप्ट द एक्सट्रीम फाइबर। So the extreme fibers after attaining yield stress Fy do not take any more stress। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फाइबर अगर एक बार Fy पे पहुंच गया, यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गया, तो उसके बाद वो फाइबर और कोई स्ट्रेस नहीं ले सकता। मतलब आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी स्ट्रेस लेने की कितने की इक्वल है, Fy के इक्वल है। अगर जो फाइबर है वो इस वैल्यू तक पहुंच गया है तो वो आगे के लिए स्ट्रेस नहीं लेगा। अब बाकी स्ट्रेस किसको लेना पड़ेगा, अंदर के फाइबर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच चुकी है, लिमिट पहुंच चुकी है। तो जो भी अब एडिशनल लोड आएगा वो कौन लेंगे, अंदर के फाइबर्स लेंगे। तो उसी तरीके से हम किस में पहुंच जाते हैं, स्टेज 3 पे। हमने लोड को क्या किया, लोड को फिर इंक्रीज कर दिया। जब हम लोड को और इंक्रीज कर रहे हैं तो द यील्ड स्ट्रेस स्टार्ट्स मूविंग इनवर्ड्स टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस एट द क्रॉस सेक्शन। तो अब क्या हो रहा है, एक्सट्रीम फाइबर तो कितने स्ट्रेस पे पहुंच गया था, Fy पे पहुंच गया था, और Fy पे पहुंचने के बाद उसने बोला कि अब मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो फिर किसको स्टेप अप करना पड़ा, ये जो अंदर के फाइबर्स हैं इनको स्टेप अप करना पड़ा। इन्हें कितना स्ट्रेस लेना पड़ा, इन्हें भी Fy स्ट्रेस लेना पड़ा। अब जैसे जैसे ये फाइबर्स Fy स्ट्रेस पे पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे अगला नीचे वाला फाइबर स्ट्रेस लेने लग जा रहा था, क्योंकि ये मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकते हैं, Fy के इक्वल ही ले सकते हैं। Fy से ज्यादा तो कोई भी फाइबर स्ट्रेस नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे फाइबर Fy स्ट्रेस पे पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे जो स्ट्रेस है वो शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब ये डिनोट कर रहा है
कि ये सारे फाइबर्स, जितने भी फाइबर्स इस रीजन में फॉल कर रहे हैं, इन्होंने अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पहुंच गए हैं। सो जो स्ट्रेन है, अब स्ट्रेन की कोई एज सच मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं होती है। स्ट्रेन कोई भी फाइबर कितना भी ले सकता है। तो एक्सट्रीम जो फाइबर है वो कितना क्या कर रहा है, वो स्ट्रेन जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो यील्ड स्ट्रेन से ज्यादा है। तो यील्ड स्ट्रेन से ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्ट्रेन अभी भी कितना होगा, इक्वल टू यील्ड स्ट्रेन। तो वो पॉइंट जो है वो कोइंसाइड करता है उस पॉइंट के साथ जहां पे स्ट्रेस भी किसके इक्वल हो गया है, एफ वाई, और उसके ऊपर सारे पॉइंट्स में कितना, सारे फाइबर्स में कितना स्ट्रेस है, इक्वल टू एफ वाई। द आउटर फाइबर स्ट्रेन विल एक्सीड द यील्ड स्ट्रेन, ये तो हम देख ही रहे हैं, E3 इज ग्रेटर देन EY. EY will occur at some fiber towards the neutral axis. अगर हम न्यूट्रल एक्सिस की तरफ को चलें तो हमारे पास एक कोई फाइबर मिलेगा जिसका स्ट्रेन किसके इक्वल है, EY के इक्वल है। और उसके नीचे अगर हम आए तो ऐसे फाइबर्स मिलेंगे जहां पे स्ट्रेन क्या है, EY से कम है। तो अगर मैं इस पॉइंट को मार्क करूं तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो अभी यील्ड स्ट्रेन से कम है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन अभी भी कौन सी रेंज में है, इलास्टिक रेंज में है। और जो बाहर का पोर्शन है वो कौन सी रेंज में आ चुका है, प्लास्टिक रेंज में आ चुका है। The strain E3 is in the plastic range, but the stress is constant at yield stress Fy. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है जब यील्डिंग होती है तो स्ट्रेस क्या रहता है, स्ट्रेस कांस्टेंट रहता है। और वही चीज हम देख रहे हैं कि यील्डिंग तो हो रही है, यील्डिंग मतलब स्ट्रेन क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो स्ट्रेन तो इंक्रीज कर रहा है पर स्ट्रेस क्या होता जा रहा है, कांस्टेंट। इसीलिए ये लाइन क्या हो गई है, वर्टिकल। The strain inwards of the fiber with epsilon equal to epsilon y is still in the elastic range. तो epsilon y के नीचे इस रीजन में जो भी स्ट्रेन है वो अभी भी किस रेंज में है, इलास्टिक रेंज में है। The moment in portions of the beam undergoing yielding will be greater than yield moment. अब यहाँ पे जो मोमेंट अकर कर रहा है वो क्या है, एक्सट्रीम फाइबर्स में वो मोमेंट क्या है, ग्रेटर देन एम वाई। तो यहाँ पे जो मोमेंट है वो यील्ड मोमेंट से बड़ा है। अंदर जो मोमेंट है वो तो यील्ड मोमेंट से छोटा है, पर बाहर जो मोमेंट है, इस पोर्शन में जो मोमेंट है वो यील्ड मोमेंट से बड़ा है इस रीजन में, जहां पे एफ वाई कॉन्स्टेंट हो चुका है। तो yielding will be greater than yield moment. The beam is still stable since the elastic portion will provide restraint against deflection. Very very important. अभी भी जो बीम है वो स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये जो बीच का इलास्टिक पोर्शन हमारे पास है, ये इलास्टिक पोर्शन जो है वो स्टेबिलिटी अभी भी मेंटेन करेगा, वो रोकेगा उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को रोटेट करने से, क्योंकि ये अभी भी किस रीजन में है, इलास्टिक रीजन में है। फिर हम एंटर कर जाते हैं स्टेज 4। अब अगर हम अभी भी लोड को क्या करते रहें, इंक्रीज करते रहें, तो क्या होगा कि जो स्ट्रेन है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेन रीजन 4 में जाके एप्सिलॉन 4 क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा यील्ड स्ट्रेन से। स्ट्रेन तो बढ़ता जाएगा और वैसे ही क्या होगा कि जो मेंबर है वो पूरा का पूरा मेंबर, सारे क्रॉस सेक्शन, सारे फाइबर्स उस क्रॉस सेक्शन पे कितना स्ट्रेस पे आ जाएंगे, एफ वाई स्ट्रेस पे आ जाएंगे। तो सारे के सारे फाइबर्स किस स्ट्रेस पे आ चुके हैं, एफ वाई स्ट्रेस पे आ चुके हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं कि प्लास्टिक हिंज जो है वो फॉर्म हो चुका है। प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने का मतलब है द होल क्रॉस सेक्शन अटेन्स स्ट्रेस इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस। तो पूरे का पूरा क्रॉस सेक्शन कितना स्ट्रेस पे आ चुका है, यील्ड स्ट्रेस पे आ चुका है। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि हर फाइबर पे अब स्ट्रेस कितना हो गया है, एफ वाई स्ट्रेस हो गया है। इस स्टेज पे हम बोलते हैं कि क्या बन गया हमारे पास, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो चुका है। The moment at which plastic hinge is formed is known as plastic moment.
अब जो ये मोमेंट हमारे पास फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक मोमेंट। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं mp से, और कैलकुलेट किया जाता है fy इंटू zp। zp इज द प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। When the stress at neutral axis reaches equal to Fy, न्यूट्रल एक्सिस पे भी स्ट्रेस कितना हो गया है, Fy के इक्वल हो गया है। यहाँ पे एक करेक्शन है जो हम डायग्रामेटिकली नहीं दिखा सकते। इस पॉइंट पे भी, न्यूट्रल एक्सिस पे भी जो स्ट्रेस है वो किसके इक्वल, स्ट्रेन है वो किसके इक्वल होगा, अपसाइलम y के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम एक किंक शो कर सकते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि सारे पॉइंट्स पे स्ट्रेस कितना हो चुका है, अपसाइलम, स्ट्रेन कितना हो चुका है, अपसाइलम y हो चुका है। सो द मोमेंट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन इज रीच्ड। अब एक और पॉइंट हो गया हमारे पास कि जैसे ही प्लास्टिक हिंज बन जाता है तो जो मैक्सिमम मोमेंट कोई सेक्शन ले सकता था वो पॉइंट उसने अचीव कर लिया है। सपोज कीजिए कि मैक्सिमम मोमेंट जो कोई सेक्शन mp प्लास्टिक मोमेंट कोई सेक्शन ले सकता है वो 100 है। तो अब अगर आपने 102 का मोमेंट इस पे एक्ट करवाया तो ये सेक्शन 102 का मोमेंट नहीं ले पाएगा। ये मैक्सिमम मोमेंट कितना ले सकता है, 100 ही ले सकता है। सो मतलब कि ये सेक्शन अब अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आ गया है एंड दैट सेक्शन कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोर मोमेंट। The entire section is at yield stress and the section experiences large rotations as it has developed a hinge. अब क्योंकि इसने क्या डेवलप कर लिया है, एक हिंज डेवलप कर लिया है, तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, लार्ज रोटेशंस एक्सपीरियंस करेगा। ये हम सोच सकते हैं जैसे कि हमारा डोर होता है, डोर में भी जब हम एक हिंज प्रोवाइड करते हैं तो डोर भी क्या करता है, रोटेट करने लगता है। तो क्यों यहाँ पे जो हमने हिंजेस प्रोवाइड करे हैं इसके अबाउट डोर क्या करता है, रोटेट करता है। वैसे ही हमारी बीम में भी क्या आ चुका है, एक हिंज आ चुका है जिसके अबाउट जो सेक्शन है वो जो बीम है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज एनी एडिशनल मोमेंट विल कॉज द बीम टू रोटेट। अब क्या हो गया है, अगर हम यहाँ पे कोई बीम देखें, मान लेते हैं कि ये एक फिक्स्ड बीम थी और आपने क्या फॉर्म कर दिया है, हम एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो चुका है। तो प्लास्टिक हिंज की वजह से जो भी, जैसे भी हम हिंज आ जाता था तो हिंज क्या करता है, रोटेशन परमिट कर देता है। अगर आप इसके बाद भी इसमें मोमेंट एक्ट कराएंगे तो ये मोमेंट को कैसे रेजिस्ट करेगा, बाय डिफॉर्मेशन। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, डिफॉर्म कर जाएगा। और डिफॉर्म किस फॉर्म में कर रहा है, रोटेशन की फॉर्म में कर रहा है। At the plastic hinge, stresses remain constant but strain keeps increasing, hence the rotation. तो स्ट्रेस अभी भी यहाँ पे क्या रहेगा, Fy ही रहेगा, पर रोटेशन क्या होती रहेगी, अकर करती रहेगी। और इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, अनरिस्ट्रेन्ड रोटेशन, बिना रोक टोक के रोटेशन हो रही है कहाँ पे, प्लास्टिक हिंज पे। अ प्लास्टिक हिंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक डॉट। क्योंकि यहाँ पे बीम ब्लैक कलर की बनाई थी इसलिए रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अदरवाइज जो प्लास्टिक हिंज होता है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ब्लैक डॉट से। फॉर स्टेबल बीम्स, स्टेबल बीम्स मतलब जिन्होंने अभी कोलैप्स एक्सपीरियंस नहीं किया है, द मैक्सिमम अटेनेबल एनालिटिकल मोमेंट इज द प्लास्टिक मोमेंट। ये हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि मैक्सिमम मोमेंट कोई सेक्शन कितना ले सकता है, प्लास्टिक मोमेंट के इक्वल ले सकता है, उसके ऊपर सेक्शन लो मोमेंट नहीं ले सकता, नहीं रेजिस्ट कर सकता। तो अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने प्लास्टिक हिंज फॉर्म किया आपकी बीम क्या कर जाए, आपकी बीम कोलैप्स कर जाए। तो वो क्यों कोलैप्स नहीं करती है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक हिंज के कॉन्सेप्ट में कि एक बार अगर मोमेंट मैक्सिमम हो गया, प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद भी आपकी बीम क्या है, कोलैप्स नहीं करती। क्यों नहीं करती वो देखते हैं। अगर हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है तो फिक्स्ड बीम हमें पता है कि जो फिक्स सपोर्ट होता है वो वर्टिकल रिएक्शन देता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देता है और रेजिस्टिंग मोमेंट देता है।
इस वजह से जो बीम है वो ना वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी, ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी, ना ही रोटेट करेगी, क्योंकि ये फिक्स्ड बीम है। अब मान लेते हैं कि एक एंड पे जो फिक्स्ड एंड था उसके पास क्या आ गया है, रोटेशन, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया है। तो वो कौन कौन से मोमेंट्स, कौन कौन से रिएक्शंस अभी भी देगा? एक तो वर्टिकल रिएक्शन देगा और दूसरा क्या देगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देगा। क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है हमारे पास, बट अब कौन सा रिएक्शन नहीं आएगा, मोमेंट का रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, हिंज आ गया है। बट अभी भी ये बीम जो है ये स्टेबल है, अभी भी यहाँ पे रिडंडेंसी, वन रिडंडेंसी अभी भी है। आपके पास 3 इक्वेशंस है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी भी रिडंडेंसी है, मतलब ये अभी भी कोलैप्स नहीं करेगा। आपने क्या किया, आपने लोड और इंक्रीज करा, और लोड इंक्रीज करा तो ये बीम क्या करेगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लोड देने के बजाय जो बाकी बीम, बाकी सेक्शन है बीम का, वो अभी भी कौन सी जोन में है, इलास्टिक जोन में है। प्लास्टिक जोन तो अभी सिर्फ इसी रीजन ने अटेन किया है, यही है प्लास्टिक जोन में। तो सारा का सारा लोड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बाकी पोर्शन ऑफ द बीम पे चला जाएगा। बाकी पोर्शन ऑफ द बीम जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा लोड लेगी, और ये पोर्शन है वो उतना ही लेगा जितना वो मैक्सिमम ले सकता था प्लास्टिक मूवमेंट, क्योंकि अब उसने क्या अटेन कर लिया है, प्लास्टिक हिंज अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे प्लास्टिक हिंज है, क्योंकि लोड इंक्रीज हो गया तो ये वाला रीजन भी स्ट्रेस में आ गया, एडिशनल लोड ले रहा है, यहाँ पे भी क्या फॉर्म हो गया, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया। तो अब रिएक्शंस और कम हो गए, आपके पास वर्टिकल रिएक्शन है और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, पर अभी भी आपकी बीम क्या है, कोलैप्स नहीं करेगी, अभी भी बीम सस्टेन कर सकती है लोड को। तो अब क्या करेंगे, अब ये बाकी पोर्शन जो सेंट्रल पोर्शन है उसके पास एडिशनल लोड चला जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल पोर्शन अभी भी किस रीजन में है, इलास्टिक रीजन में है। जो सपोर्ट्स हैं वो किस रीजन पे आ चुके हैं, प्लास्टिक रीजन में आ चुके हैं। तो एडिशनल लोड कौन लेगा, एडिशनल लोड सेंट्रल पोर्शन लेगा बीम का। तो जब जैसे जैसे सेंट्रल पोर्शन एडिशनल लोड लेता रहता है, वैसे वैसे वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो एडिशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। एडिशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने पर वो क्या करता है, एक और प्लास्टिक हिंज डेवलप कर देता है। जैसे ही आपके पास थर्ड प्लास्टिक हिंज इस केस में डेवलप हुआ, वैसे ही आपकी बीम क्या कर जाएगी, आपकी बीम कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि अब 3 हिंजेस आ चुके हैं, और ये बीम को इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन नहीं प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये बीम वर्टिकली नहीं अपने आप को सपोर्ट कर पाएगी, और फाइनली क्या कर जाएगी, डिफॉर्म कर जाएगी, और आपका जो मेंबर है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो हम देख सकते हैं फिक्स्ड बीम के हेल्प से, के एग्जाम्पल के हेल्प से, कि एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म होने पर कोलैप्स नहीं होता। क्या होगा, सिंपली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट होएगा, बाकी की बीम लेगी। वैसे ही अगर दो प्लास्टिक हिंजेस भी फॉर्म हो रहे हैं तो भी आपकी बीम क्या रह रही है, स्टेबल रह रही है। यहाँ भी बीम स्टेबल है, नीचे भी बीम क्या है, स्टेबल है। पर जब तीसरा हिंज फॉर्म हो गया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, तब वो कोलैप्स एक्सपीरियंस करेगी। तो सिंपली एक प्लास्टिक हिंज बनने का मतलब नहीं होता कि बीम फेल कर गई है, वो डिपेंड करेगा कि कैसा मैकेनिज्म फॉर्म हुआ है कि अल्टीमेटली वो क्या एक्सपीरियंस करे, कोलैप्स एक्सपीरियंस करे। सो अंडर इंक्रीमेंटल लोड्स the cross sections with greatest bending moment will eventually reach the yield moment। यहाँ ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट था तो यहाँ पे क्या पहुंच गया, प्लास्टिक मोमेंट पहुंच गया, प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया। द मेंबर स्टिल हैज इलास्टिक रीजन्स। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंबर के पास अभी भी क्या है, इलास्टिक रीजन्स विद मोमेंट्स लेस देन यील्ड मोमेंट, एम वाई से कम है मोमेंट्स। तो वो क्या करेंगे, ऑन फॉर्मिंग अ प्लास्टिक हिंज एंड व्हाट क्रिटिकल सेक्शन, और ये कौन से क्रिटिकल सेक्शन होते हैं, लोकेशन ऑफ पॉइंट लोड्स या फिर जॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा था, एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा था। तो कौन से क्रिटिकल लोकेशंस होती है, जहाँ पे पॉइंट लोड्स एक्ट करते हैं या फिर जहाँ पे रिएक्शंस एक्ट कर रहे हैं।
The structure calls upon its less heavily stressed portions to carry the increased load. तो जो ये लेस हेवीली इलास्टिक रीजन में जो भी पोर्शंस है उसको स्ट्रक्चर बोलता है या मेंबर बोलता है कि आप लोड ले लीजिए, ये पॉइंट तो लोड लेने के अब लायक नहीं रहा है एक्स्ट्रा लोड. So eventually plastic hinges are formed at other locations in the beam. हम देख रहे हैं कि एक प्लास्टिक हिंज यहाँ फॉर्म हुआ, फिर अभी भी इलास्टिक रीजन जो बचा था तो एक और प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो गया. After reaching the maximum load value, the structure will simply deform at constant load called collapse load. और एक बारी सब जगह अगर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो चुका है तो कांस्टेंट लोड के अंडर ही ये क्या कर जाएगा, बीम कोलैप्स कर जाएगा. यहाँ पे तो लोड पहले बीम कुछ लोड ले रहा था, यहाँ पे P प्लस एक्स ले रहा था, यहाँ पे P प्लस 2x ले रहा था, पर और फिर इसने यहाँ पे क्या लिया, P प्लस 3x लिया, पर जैसे ही P प्लस 3x लिया वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया अंडर कांस्टेंट लोड. आफ्टर रीचिंग It can be said that flexural members can sustain the ultimate loads before collapse due to redistribution of moments and formation of successive plastic hinges. तो वो बोल रहा है कि मेंबर जो है फ्लेक्सुरल मेंबर्स वो अभी भी लोड सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही है मोमेंट्स की जब तक बहुत सारे प्लास्टिक हिंजेस नहीं फॉर्म कर जाते और कोलैप्स मैकेनिज्म फॉर्म नहीं करता है. तो इस मैकेनिज्म को बोला जाता है कोलैप्स मैकेनिज्म. जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक फिक्स बीम थी, एक प्लास्टिक हिंज फॉर्म हुआ, फिर दो प्लास्टिक हिंजेस फॉर्म हुए और फिर फाइनली कोलैप्स हो गया. तो ये फिक्स बीम के केस में है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस में हो सकता है. डिफरेंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस अलाउ कर सकता है एक पर्टिकुलर मेंबर कोलैप्स करने से पहले. So I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned.